दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। क्या प्रावधान है संविधान में प्रधानमंत्री को लेकर, उनके मंत्री परिषद को लेकर, कैसे बनते हैं प्रधानमंत्री, क्या होती हैं योग्यताएं, क्या कार्य करते हैं प्रधानमंत्री। दोस्तों हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे संपूर्ण पॉलिटी के बारे में, जिसमें हम लोग बहुत अधिक चैप्टर पढ़ चुके हैं और चैप्टर को हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम लोग दो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हिंदी लगभग 90% हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और 10% बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। दोस्तों अनुच्छेद 74 ही कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की जो व्यवस्था है यह संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। नाम मात्र का मतलब होता है कि सभी कार्य उनके नाम से किए जाते हैं, लेकिन कार्य करते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। इसलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है और राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालिका कहा जाता है। तो दोस्तों यही कहा गया कि अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों 1976 में संविधान संशोधन किया गया था, जिसका नाम था 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा यह कहा गया कि मंत्री परिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देगी, राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी मंत्री परिषद कह देगी राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति को कहेगी कि यह निर्णय लीजिए, तो राष्ट्रपति को यह निर्णय लेना होता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद का परामर्श मानना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद का जो परामर्श यानी जो सलाह होगा वह अनिवार्य रूप से मानेंगे। उसमें नहीं कह सकते कि हम इसको नहीं मानेंगे या ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह कर दिया गया। तो इसमें दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य हो गया। तो इसका उत्तर होता है 42वां संविधान संशोधन। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद, लगभग 2 साल बाद 1978 में एक संविधान संशोधन और किया गया, जिसका नाम था 44वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का सलाह मानना यानी कि परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य था। लेकिन दोस्तों 74वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श या सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो 42वें में यह कहा गया कि मंत्री परिषद का सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन करके यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श या सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मंत्री परिषद फिर से वही वापस भेज दी राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को मानना होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई तथा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया था और 74वें द्वारा एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये सब जो बातें की जा रही हैं सब अनुच्छेद 74 के तहत की जा रही हैं। दोस्तों अनुच्छेद 74 यह भी कहता है कि
मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को न्यायालय में इसकी जांच नहीं कर सकता। दोस्तों, जो भी मंत्रिपरिषद जो भी सलाह राष्ट्रपति को देगी, न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है। तो दोस्तों, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह दे रही है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया सलाह या परामर्श को न्यायालय जांच नहीं कर सकती कि क्या सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को दी है। तो दोस्तों, यहां तक बात था अनुच्छेद 74। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 75। दोस्तों, अनुच्छेद 75 में पहला चीज कहता है, मतलब अनुच्छेद 75 का एक कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं कि नियुक्त होते हैं कि चयन होते हैं। तो दोस्तों, अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति क्या होता है, तो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। दोस्तों, व्यवहार में जो संसदीय शासन व्यवस्था है, जो लोअर उसका हाउस है, भारतीय संसद का जो लोअर हाउस है, यानी कि लोकसभा, यानी कि निम्न सभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। यानी कि लोकसभा में जिसका बहुमत होगा और वह बहुमत जिसे अपना नेता मानेगी, यानी कि बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है किसी संविधान में कि संविधान के किसी पार्ट में कि बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाएगा, बल्कि यह संसदीय शासन व्यवस्था में इनहेरेंट है। इनहेरेंट का मतलब होता है कि उसमें अंतर्निहित है कि यह चीजें हैं, इसमें संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है इसको। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, उस सदन का नेता प्रधानमंत्री ही होता है। दोस्तों, अगर ऐसा कह दिया जाए कि प्रधानमंत्री जिसे बनाना है वह लोकसभा का सदस्य नहीं है, यानी कि वह कहीं से चुनाव जीतकर नहीं आया, जैसे मनमोहन सिंह जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, लगभग 4 प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन चारों प्रधानमंत्री के बारे में। जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह जी थे, ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जिस भी सभा का सदस्य होगा, उस सभा का नेता भी होता है। अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का नेता होगा, अगर राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का नेता होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री मंत्री की तरह ही शपथ लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री कौन सा शपथ लेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री भी वही शपथ लेते हैं जो शपथ अन्य मंत्री लेते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अनुसूची 3 में मंत्रियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है। दोस्तों, जो भारतीय संविधान का अनुसूची 3 है, यह शपथ का प्रावधान कर देने की, इसमें शपथ का प्रारूप का उल्लेख है कि कौन से पद के लोग कौन सा शपथ लेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में मंत्रियों के शपथ का प्रारूप है कि कौन सा शपथ मंत्री लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बातें डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री टॉपिक में। दोस्तों, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य भी बन सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक ऐसे 4 प्रधानमंत्री रहे हैं जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं। उसमें पहले हैं इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी क्या राज्यसभा के सदस्य थे। ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे। एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये ऐसे 4 प्रधानमंत्री हैं
जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री भी थे। तो अभी तक 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी जी, एच.डी. देवगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों जो मंत्री बनते हैं ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं सभी मंत्रियों को, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर ही नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जिसे चाहेगा मंत्री बनाएगा, जिसे चाहेगा वो मंत्री नहीं बनेगा। अगर किसी मंत्री को हटाना है तो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री को हटाते भी हैं और मंत्री को नियुक्त भी करते हैं तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति ही मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता का शपथ भी दिलाते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी कि दोस्तों जो मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब है कि अगर एक मंत्री की प्रशंसा होगी तो सभी मंत्रियों की प्रशंसा मानी जाएगी। अगर एक मंत्रियों को क्रिटिसाइज किया जाएगा तो सभी मंत्री को क्रिटिसाइज माना जाएगा। यानी कि एक मंत्री की प्रशंसा सभी मंत्रियों की प्रशंसा होगी और एक मंत्री की आलोचना सभी मंत्रियों की आलोचना होगी। यानी कि इसको कहते हैं साथ साथ तैरना और साथ साथ डूबना। साथ साथ तैरेंगे भी और साथ साथ डूबेंगे भी। यह होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों अगर यह प्रश्न पूछे कि मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो दोस्तों मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर पूछ ले कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो दोस्तों मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है, राष्ट्रपति उन्हें हटाता है, इसलिए और राष्ट्रपति उन्हें शपथ भी दिलाता है। इसलिए मंत्री व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सभी मंत्री मिलकर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं तथा सभी मंत्री राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति चाहे किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है यानी कि हटा सकता है, लेकिन दोस्तों यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। राष्ट्रपति अपने मन से यह कार्य नहीं कर सकता है, यह कार्य प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं कि किस मंत्री को हटाना है और किस मंत्री को नियुक्त करना है। दोस्तों अगर जो सभी मंत्री हैं जो अपना अगर इस्तीफा देते हैं यानी कि अपना रेजिग्नेशन देते हैं, रिजाइन करते हैं, तो यह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए रिजाइन देते हैं। इस बात को भी ध्यान रखें कि मंत्री राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए रिजाइन देते हैं। तो मंत्रियों के बीच बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं। यानी दोस्तों किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, यह जो कार्य है यह प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 77 के अनुसार विभागों के बंटवारे के संदर्भ में नियम यानी कि कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाते हैं। दोस्तों इसका मतलब समझते हैं, कार्य आवंटन के नियम जो दोस्तों अनुच्छेद 77 के अनुसार कार्य आवंटन के जो नियम हैं यह राष्ट्रपति बनाते हैं। यानी कि दोस्तों दो चीज समझे, विभागों का बंटवारा और कार्य आवंटन के नियम। विभागों के बंटवारे प्रधानमंत्री करते हैं और कार्य आवंटन यानी कि किस मंत्रालय के अंदर कौन कौन से कार्य आएंगे, यह होता है कार्य आवंटन के नियम। यानी कि कौन सा मंत्रालय कौन कौन सा कार्य करेगा, यह होता है कार्य आवंटन के नियम। और कौन सा विभाग यानी कि मानो रक्षा मंत्रालय, जैसे अश्विनी वैष्णव जी को रक्षा मंत्रालय देना है, यह कार्य करेंगे प्रधानमंत्री जी कि आप रक्षा मंत्रालय ले लीजिए, आप गृह मंत्रालय ले लीजिए या आप रेलवे मिनिस्ट्री ले लीजिए, यह कार्य करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन रेलवे क्या करेगा कार्य, क्या उसके अंडर में कौन कौन से कार्य आएंगे, सड़क विभाग कौन सा कार्य करेगा, सड़क विभाग। ये जो कार्य है ये कार्य के नियम राष्ट्रपति बनाते हैं। अनुच्छेद 77 के तहत इसी के तहत कार्य आवंटन नियम 1961 बनाया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। मंत्री बनने हेतु संसद का सदस्य होना चाहिए।
सदस्य नहीं है तो पद ग्रहण के 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होगा। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव जीते भी मंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति है बिना चुनाव जीते भी मंत्री बन सकता है, चाहे वह लोकसभा का सदस्य ना हो या राज्यसभा का, यानी कि संसद का सदस्य ना हो, फिर भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। लेकिन दोस्तों मंत्री पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर ही उसे चाहे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होता है। अगर 6 महीने के भीतर नहीं बन पाया तो वह मंत्री पद से हट जाता है, अपने आप मंत्री पद से हट जाता है। तो दोस्तों मंत्री बिना सदस्य बने भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, वरना मंत्री पद हट जाती है। तो संसद के मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं। दोस्तों जो राज्यसभा में 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और लोकसभा में 2, अब तो नहीं नियुक्त किए जाते लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में जो 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वह लोग भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसे किसी भी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया है जो संसद में मनोनीत हुआ है। तो भी इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और समझते हैं डिटेल में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों जब संसद के सदस्य मंत्री बनते हैं तो मन में यह प्रश्न आता है कि कितने लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री क्या करे, अपने सदस्यों को खुश करने के लिए सभी सदस्यों को मंत्री बना दे या आधे से अधिक सदस्यों के लिए मंत्री बना दे। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मंत्रियों के सुख सुविधाएं अलग होते हैं, उनके वेतन भत्ते अलग होते हैं, उनके खर्चे अलग होते हैं। तो दोस्तों कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। दोस्तों जो मूल संविधान था इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, यह प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड था कि कितने लोगों को मंत्री बनाएंगे। मूल संविधान में कोई बाध्यता नहीं थी मंत्री को लेकर, वहां जितना मंत्री चाहते हैं आप जितना मंत्री बना सकते थे। लेकिन दोस्तों वर्ष 2003 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 2003 में 91 यानी कि 91वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें यह कहा गया कि 91वें संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 75 में यह जोड़ दिया गया कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों जितना लोकसभा का कुल सदस्य संख्या यानी कि मान लो वर्तमान में 545 है, तो 545 का जो 15% होगा उससे अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। 545 के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। यह लगभग 70-75 के आसपास आता है, उससे अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। लोकसभा, एक बात को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या, संसद नहीं, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। दोस्तों मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। यह बात किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 91वां संविधान संशोधन करके वर्ष 2003 में। कौन जोड़े थे? उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोस्तों यहाँ पर एक अनुच्छेद हटकर हम लोग देखते हैं, संसद का अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 88 अनुच्छेद 88 कहता है कि मंत्री दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं। दोस्तों जो मंत्री होते हैं ये दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं। कोई अगर नॉर्मल सदस्य है, अगर राज्यसभा का है तो वह राज्यसभा की बैठकों में भाग लेगा, अगर लोकसभा का है तो लोकसभा की बैठकों में भाग लेगा, नॉर्मल सदस्य। लेकिन दोस्तों मंत्री है, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, वह दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। केवल भाग नहीं ले सकता बल्कि वहां स्पीच यानी कि भाषण भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों अगर वोट देने की बात आएगी तो मंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उसी सदन में वोट
देता है, यानी कि मत उसी सदन में देगा जिस सदन का सदस्य है। अगर मंत्री लोकसभा का है तो वह लोकसभा में वोट देगा, अगर मंत्री राज्यसभा का है तो राज्यसभा में वोट देगा। लेकिन मंत्री दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, वहां पर स्पीच दे सकते हैं, लेकिन मत उसी सदन में देगा जिसके सदस्य हैं। अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 78, यह प्रधानमंत्री कर्तव्यों का उल्लेख करता है कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री कर्तव्यों का उल्लेख है। पहला कर्तव्य है संघ के कार्यकलाप एवं प्रशासन के संदर्भ में राष्ट्रपति को जानकारी देना। दोस्तों केंद्र सरकार क्या कर रही है, प्रशासनिक संदर्भ में क्या कर रही है, इसका जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं, यानी कि किस तरीके से प्रशासन चलाया जा रहा है, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी जो कि अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं। दूसरा है विधायन के संदर्भ में राष्ट्रपति को जानकारी देना, यानी कि जो विधायन यानी कि किस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं, कैसे कानून बनाए जा रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी देना राष्ट्रपति को एक प्रधानमंत्री का कार्य है। राष्ट्रपति के कहे जाने पर किसी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा करवाना। दोस्तों अगर राष्ट्रपति चाहे कि आप इस विषय पर मंत्री परिषद में जो अपना आपका मंत्री परिषद है उस पर चर्चा करिए, तो चर्चा करवाएंगे प्रधानमंत्री अनुच्छेद 78 के तहत। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद में मंत्रियों के प्रकार क्या होते हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों के क्या प्रकार होते हैं। दोस्तों मंत्रिमंडल एवं मंत्री परिषद में मंत्रियों के प्रकार, तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं तथा 4 स्तर के मंत्री होते हैं। दोस्तों इसको हम लोग ध्यान समझें, अगर पूछ ले कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं तो दोस्तों मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, और अगर स्तर पूछ ले यानी कि लेयर तो 4 लेयर के होते हैं। अभी हम लोग समझते हैं, पहला समझते हैं जिसका नाम है कैबिनेट मंत्री। पहला मंत्री है होते हैं कैबिनेट मंत्री। दोस्तों यह सबसे ऊंचे दर्जे के मंत्री होते हैं, यानी कि जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं वह कैबिनेट मंत्री होते हैं। यह किसी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। दोस्तों जो कैबिनेट मंत्री होते हैं यह किसी न किसी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। जैसे मान लो गृह मंत्री या कैबिनेट मंत्री या गृह मंत्रालय के प्रमुख हैं, रक्षा मंत्री ये भी कैबिनेट मंत्री अपने रक्षा मंत्रालय के प्रमुख हैं, रेलवे मिनिस्टर या क्या रेलवे के प्रमुख होते हैं। इसी प्रकार के जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, यह सबसे ऊंचे मंत्री होते हैं और अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो जो कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है उन्हें मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो मंत्री परिषद में सभी मंत्री आते हैं। 2 चीज होती हैं, मान लीजिए क्या ये मंत्री परिषद है, ये है मंत्री परिषद, एक इसमें सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, और ये हो गया मंत्रिमंडल, ये क्या है ये मंडल मंत्रिमंडल, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में सभी मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बस होते हैं। मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है और मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है, लेकिन जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं बड़े मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल अनुच्छेद 352 में है। अगर दोस्तों पूछ ले कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में कितनी बार है, तो संविधान में केवल एक ही बार मंत्रिमंडल का एक ही अनुच्छेद है जहां पर मंत्रिमंडल का उल्लेख है, वह अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में ही केवल मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में जोड़ा गया था। उसमें यह कहा गया था कि कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री में आते हैं, तो कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो ये थे कैबिनेट मंत्री। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते समझ में आया होगा। इसके हम लोग पढ़ते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर राज्य मंत्री, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों दूसरे मंत्री होते हैं जिनका नाम है राज्य मंत्री, इन्हें स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। दोस्तों यह राज्य मंत्री ही होते हैं, लेकिन यह भी अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं।
इनका दर्जा तो राज्य मंत्री का ही होता है, लेकिन यह किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते हैं, नहीं होकर अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। दोस्तों, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इनका जो दर्जा होता है यह राज्य मंत्री का ही होता है, लेकिन दोस्तों यह किसी मंत्री के अधीन नहीं होते हैं, बल्कि यह एक स्वतंत्र रूप में होते हैं और इनका भी अपने अपने मंत्रालय के ये भी क्या प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, यह कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं। यह भी अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, लेकिन इन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है। फिर तीसरे आते हैं राज्य मंत्री। यह कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं, यह किसी मंत्रालय के प्रमुख नहीं होते हैं, यह सहायता करते हैं बस। दोस्तों, जो राज्य मंत्री होते हैं यह किसी मंत्रालय के प्रमुख नहीं होते हैं, यह कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। इनका काम होता है कि कैबिनेट मंत्री का हेल्प करना, यानी कि सहायता करना। और चौथे मंत्री होते हैं उप मंत्री। इनका दर्जा सबसे निम्न होता है, ये अन्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। दूसरे उप मंत्री सबसे निम्न स्तर के मंत्री होते हैं, इनका कार्य होता है अन्य मंत्रियों की सहायता करना। फिर एक चीज आते हैं दोस्तों, संसदीय सचिव। जो संसद में सचिव होते हैं उसे कहते हैं संसदीय सचिव। यह संसद के ही सचिव होते हैं, इन्हें प्रायः राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, जो संसदीय सचिव होते हैं यह संसद के सचिव होते हैं, लेकिन इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है, लेकिन यह मंत्री परिषद के भाग नहीं होते हैं। दोस्तों, इन्हें राज्य संसदीय सचिव को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है, लेकिन यह मंत्री परिषद के भाग नहीं होते, क्योंकि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। अगर पूछ ले कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। इन्हें शपथ भी प्रधानमंत्री ही दिलाते हैं। संसदीय सचिव की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करते हैं और शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाते हैं। यह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो संसदीय सचिव होते हैं वह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री शपथ भी दिलाते हैं। फिर दोस्तों आता है किचन कैबिनेट। दोस्तों, किचन कैबिनेट जैसी शब्दावली का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन किचन कैबिनेट उन्हें कहा जाता है जो प्रधानमंत्री के सहयोगी होते हैं, जो निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, किचन कैबिनेट के अंतर वह व्यक्ति आते हैं जो प्रधानमंत्री के सहयोगी होते हैं और प्रधानमंत्री के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें प्रधानमंत्री के दोस्त हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के परिवार के लोग हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के मित्र भी हो सकते हैं किचन कैबिनेट में। फिर दोस्तों लास्ट आता है इसमें छाया मंत्रिमंडल, यानी कि शैडो कैबिनेट। दोस्तों, ये विपक्ष के द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक मंत्रिमंडल होता है। दोस्तों, जो शैडो मंत्रिमंडल होता है विपक्ष बनाता है, विपक्ष द्वारा बनाया गया काल्पनिक मंत्रिमंडल होता है। दोस्तों, इसके दो लाभ होते हैं। पहला है वास्तविक मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रहता है। तो जो छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो मंत्रिमंडल होता है, इससे विपक्ष द्वारा बनाया जाता है। जैसे वर्तमान समय विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को वैकल्पिक प्रधानमंत्री या छाया प्रधानमंत्री कह सकते हैं। अगर वह चाहे तो अपना कैबिनेट भी बना सकते हैं, एक काल्पनिक कैबिनेट भी बना सकते हैं कि ये गृह मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, व्यक्ति ये होंगे अपने विपक्ष के नेताओं से। मतदाताओं के समक्ष विकल्प रहता है। दूसरा है कि मतदाताओं के समक्ष जो देश की जनता है उनके साथ विपक्ष रहता है, उनके पास एक विकल्प रहता है उनके समक्ष कि हम इसे, अगर जो वास्तविक प्रधानमंत्री उन्हें ना चुनकर इनको भी हम चुन सकते हैं अगले आने वाले इलेक्शन में। तो दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होता है प्रधानमंत्री टॉपिक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संसद के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसका प्रश्न शॉर्ट ले सकते हैं।